पिछले क्लास में बताया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स बाउंड्री। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो परेशान मत होइएगा, मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा था कि जब ये पल्स इधर जाता है तो जब फिक्स बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है तो इन्वर्ट होकर रिफ्लेक्ट होता है, और यहाँ पे फेज में पाई का चेंज आ जाता है। अगर वो साइनसॉइडल फंक्शन है तो पाई का फेज चेंज हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे। तो एक पॉइंट अभी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखिए भाई। इधर से वेव जाए चाहे इधर से वेव आए, ये जो फिक्स पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होना चाहिए? 0, हमेशा 0 होना चाहिए। तो लिखिए इसको, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स एंड is always 0 with respect to time whatever the wave is present or not present at this point। तो आपने लिख लिया displacement of fixed end point is always 0 whatever there is wave or not। ओके, तो बताता हूँ अब इसी के हेल्प से मैं समझाता हूँ कि वेव जो इधर जाता है वो क्यों इससे रिफ्लेक्ट होकर इन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए, सपोज कि एक वेव यहाँ जाता है, तो जब एनर्जी आगे जाएगी तो एनर्जी रिफ्लेक्ट भी तो होगी, क्योंकि फिक्स बाउंड्री पे मान लीजिए अगर लॉसेस नहीं हो रही हैं तो जो एनर्जी आगे को ट्रेवल कर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी। तो कोई पूछे कि जिस वक्त ये वेव इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस समय पे यहाँ पे कौन कौन से वेव है, तो आगे जाने वाला भी पीछे वाला है, पीछे वाला भी है, आगे जाने वाला भी है, और टकरा के लौटने वाला भी है। क्यों भाई? अगर शेप इतना बड़ा सा है तो कुछ पार्ट अगर आगे जाएगा तभी कुछ पार्ट बचा नहीं रहेगा, तो जो आगे जाएगा वो लौट जाएगा। इसका मतलब कि ड्यूरिंग दैट इंटरवल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 वेव है, एक वेव आगे जाने वाला है और सपोज करिए एक वेव पीछे आने वाला है, ऐसे। तो अगर इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैं पूछूं ऊपर वाले की वजह से कितना क्या होना चाहिए, तो ऊपर वाले की वजह से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मान लीजिए एफ ऑफ टी होना चाहिए, और नीचे वाले की वजह से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एच ऑफ टी होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? इस पॉइंट का एक्स फिक्स होगा ना, जब एक्स फिक्स हो गया तो जो भी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा? टाइम का बनेगा। तो इस वेव की वजह से यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन ये है, और इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का टाइम का फंक्शन ये है। दोनों का सम क्या आना चाहिए? 0 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए? 0। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस एफ ऑफ टी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो पल्स ऊपर होगा माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो फिक्स बाउंड्री की तरफ कोई वेव जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है। तो एक तो उस पॉइंट को मैंने प्रूफ कर लिया कि फिक्स एंड की तरफ अगर कोई वेव जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी, और रिफ्लेक्ट हुई तो इन्वर्ट होकर वापस लौटेगी, इन्वर्ट होकर, जो कि मैंने आपको लिखवाया था। अब चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये कहा था कि फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन के बाद पाई एंगल का फेज चेंज हो जाता है। तो बताता हूँ, मान लीजिए ये जो पल्स है इसका इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। सपोज करिए कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये जो ओरिजिन की तरफ से डील हो रहा है, दिस इज ओरिजिन, जो फिक्स एंड है ये ओरिजिन की तरफ से डील कर रहा हूँ। तो इंसिडेंट पल्स की इक्वेशन ये है। तो अगर ये ओरिजिन है तो इंसिडेंट पल्स की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या बनेगा? इसमें x की जगह पे 0 रख दीजिए, 0, तो क्या बनेगा? इट इज a साइन ओमेगा टी, बन गया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड पल्स है, रिफ्लेक्टेड पल्स, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का वाई आर है मान लीजिए। तो इस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा आप क्या लिखेंगे? वाई आई प्लस वाई आर इक्वल्स टू 0। इससे वाई आर की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ वाई आई, मतलब ये लिखेंगे माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी। लिखिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पल्स इधर जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जो पल्स जा रहा है, उस पल्स की वजह से ये जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाले वेव की वजह से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ये होना चाहिए। तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा नहीं। तो अब वेव इक्वेशन लिखना है, लेकिन किसका? रिफ्लेक्टेड पल्स का, मतलब इसका वेव इक्वेशन लिखना है। तो ये वेव किधर जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है v स्पीड से,
तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वेव निगेटिव में जा रहा है तो, और टाइम का फंक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, याद आ रहा है आपको, मैं कहा था कि अगर y जो है एफ ऑफ टी का फंक्शन है ऑफ x बराबर 0 का, तो t को रिप्लेस करते हैं किससे, t प्लस एक्स अपान भी से रिप्लेस करते हैं अगर वेव इधर जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में आप t को किससे रिप्लेस करेंगे, इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे वाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स अपान भी। अब इसके इधर भेज दीजिए तो क्या बनेगा, दिस वन इज माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये बन गया माइनस ए ओमेगा टी और अगला आएगा ओमेगा अपान भी। अच्छा देखिए वेव स्पीड जो आप लिखते थे माइनस ओमेगा बाई के लिखते थे, लेकिन ये जो स्पीड भी है ये तो मैग्नीट्यूड है, तो अगर ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका और ओमेगा भी मैग्नीट्यूड के भी मैग्नीट्यूड है, तो इस माइनस को हटा दीजिए मैग्नीट्यूड की तरह से अगर यूज़ करना है तो, क्योंकि मैं भी को मैग्नीट्यूड की तरह से यूज़ कर रहा हूँ, तो भी बराबर ओमेगा बाई के लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर के को मैं इधर भेज दूँ के को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, तो जहाँ पे ओमेगा अपान भी आ रहा है मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। तो क्या बन गया, प्लस के एक्स बन गया। इसका मतलब जो वेव इक्वेशन बना है, बेसिकली वेव इक्वेशन रिफ्लेक्टेड पल्स का, वो कितना बना है, दिस इज माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इस माइनस के अंदर भेजिए, इसको क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। तो ये है रिफ्लेक्टेड पल्स का इक्वेशन और ये है इंसिडेंट पल्स का इक्वेशन। तो आप देखिए कितने का इस वाले पॉइंट पे अगर मैं x0 पे 0 प्लेस करूं तो रिफ्लेक्टेड पल्स में क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई अगर 0 प्लेस करेंगे तो, और इसमें क्या आएगा a साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस पाई है, तो कितने का फेज का डिफरेंस आ गया, पाई एंगल का फेज का डिफरेंस आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई पल्स आगे की ओर जा रही है और फिक्स बाउंड्री से टकरा के लौटेगी तो उसमें पाई एंगल का फेज चेंज आ जाएगा। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। पहला कि जब फिक्स एंड से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर लौटेगा तो शेप इन्वर्ट होकर लौटेगा, और दूसरा फिक्स एंड पे पाई एंगल का फेज चेंज जनरेट हो जाएगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पल्स में। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पाएंगे। इसको समझाने के लिए हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है। ये स्ट्रिंग वेव में तो ऐसा नहीं हो सकता, हाइपोथेटिकल है, तो एक पल्स है, डिजिटल पल्स बोल सकते हो। एक डिजिटल पल्स है जो कि स्ट्रिंग के अंदर आगे की ओर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लेंथ 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इक्वल्स टू 2.1 सेकेंड, t बराबर 2.3 सेकेंड, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 3 सेंटीमीटर एट अबव टाइम। ये y एक्सिस है, इधर प्लस x एक्सिस है, तो 3 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, इधर 3 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, उनका इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए उठाया है। अगला क्वेश्चन में फिर हम प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन था उस पर वापिस आएंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ए पार्ट अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर इंटू टाइम कितना है, मल्टीप्लाई करिए, आ गया कितना 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का मतलब इस पल्स को 21 सेंटीमीटर आगे जाना है। तो मैंने क्या कहा था कि आप ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए, तो इस वाले डायग्राम को आप ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए। तो 21 का मतलब 3 सेंटीमीटर इसका बचा रहेगा और 1 सेंटीमीटर आगे की ओर चला गया होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके के शेप में होगा, इस तरीके से, इस तरीके के शेप में होगा। तो ये है वाई एक्सिस। तो देखिए ये होगा आपका 1 सेंटीमीटर और ये होगा आपका कितना 3 सेंटीमीटर। तो मैं आपको क्या कहा था कि पहले जो आगे का जो पार्ट है उसका इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाइए। तो जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो जितना लेंथ इधर है उतना लेंथ नीचे दिखाएंगे, उतना लेंथ नीचे दिखाएंगे। तो पहला मिरर इमेज आपको किसके अबाउट बनाना था, एक्स एक्सिस के अबाउट, और दूसरा इमेज किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट बनाएंगे, इसके अबाउट। तो इसी के जब इधर मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से, दिस वन इज। अब ये होगा कितना 1 सेंटीमीटर। अब इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए,
आप अब ये कहेंगे कि इसके इधर बेसिकली दो वेव है, एक आगे जाने वाला और एक इधर से आने वाला, और इसमें ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके बीच में दो वेव है, एक ये वाला एक ये वाला, और इसके इधर तो बस एक ही वेव है। तो जब एक ही वेव है तो शेप तो वैसा ही रहेगा जैसा था, लेकिन जहाँ पे दो वेव होंगे वहाँ पे शेप कैसा होगा, दोनों के रिजल्टेंट से आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बीच में ये जो पल्स है वो यहाँ के पार्टिकल को यहाँ तक लाना चाहता है, यहाँ के पार्टिकल को यहाँ तक लाना चाहता है, और ये जो वेव है ये वाला वो इस पार्टिकल को इतना ऊपर और ये इसको उतना ऊपर। तो कोई पूछे इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आंसर इज 0, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ये नीचे है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से टर्म्स हट जाएगा, यहाँ से टर्म्स हट जाएगा ये पूरा का पूरा, और रस्सी आपको इस तरीके से दिखेगी, ये वाली रस्सी ऐसे होगी 0 डिस्प्लेसमेंट पे, और इधर ऐसे होगा, और यहाँ की जो रस्सी होगी वो यहाँ पे दिखेगी। मतलब हाइपोथेटिकल है, या डिजिटल पल्स ऐसा दिखेगा, और ये दूरी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि बताइए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स और 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है वो तो यही है, क्योंकि यही दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो अगर ये है तो जस्ट इधर जाओगे तो 3 सेंटीमीटर कहोगे, और जस्ट इधर जाओगे तो क्या कहोगे, 0 कहोगे। तो ये डिटरमाइन करना फिलहाल अभी मुश्किल है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए वो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर माइनस कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर प्लस कह रहा है। तो 3 सेंटीमीटर अगर वो माइनस कहता तो आप डिस्क्रिप्शन क्या बताते हैं, 3 सेंटीमीटर माइनस का मतलब इधर, आप बताते कितना, दिस लेंथ, और ये क्वेश्चन में लेंथ सपोज करो दिया गया होता दिस वन इज 1 सेंटीमीटर सपोज करो, तो हम आंसर क्या देते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर 3 प्लस पे कहता तो आंसर क्या देते 0। 3 प्लस का मतलब वो इधर आता, तो -3 प्लस, सॉरी ठीक तो है, क्योंकि आप इधर क्या मान रहे हैं, प्लस मान रहे हैं, तो ये आपकी क्या है आंसर से। दूसरा कोई पूछे कि बताइए यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो आपको याद है मैं बताया था कैंड एनर्जी के फॉर्म होगी, नहीं प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो 2.1 सेकेंड का हमने आंसर बताया। अब बात करनी है किसकी, 2.3 सेकेंड की। तो एक बार इसको भी कॉपी पे चेक कर लीजिए, ऐसे ना धीरे धीरे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं आज, नहीं चलिए। तो ये क्या आएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 2.3 सेकेंड, तो वैल्यू क्या आएगी 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि ये जो 20 है प्लस 23 और आई को निकल जाएगा, और 1 सेंटीमीटर इसका बचा रहेगा। इसका मतलब कि डायग्राम में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा शेप आपको ऐसा दिखेगा, बेसिकली इस तरीके से दिखेगा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, ये होगा 1 सेंटीमीटर और ये होगा 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसका मिरर इमेज आप नीचे बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसके बाद मिरर्स बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसा। और ये दूरी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ये दूरी 3 सेंटीमीटर। अब इसको आप इरेज कर दीजिए, इसको आप इरेज कर दीजिए, इसको आप इरेज कर देंगे, इसको बच गया इतना। अच्छा देखिए ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक ना, 3 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में दो वेव है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ये तो बराबर दूरी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल शेप बनेगा वो शेप सिर्फ ऐसा होगा, इसको आप हटा देंगे बस आपको शेप ऐसा दिखेगा। और ये जो दूरी होगी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। कुछ समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब वेव किधर भागेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे पूरा फॉर्म कैसा होगा कैटेगरी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से आपको बता के रखा है बेसिकली कि शेप कैसा दिखेगा। सही है। और अब पूछा था 3 सेंटीमीटर वाले पे, तो 3 सेंटीमीटर माइनस में जाओगे तो -3 आएगा, मतलब ये तो ए पार्ट का आंसर में था, ये पार्ट का आंसर है। और जो बी पार्ट का आंसर होगा वो -1 सेंटीमीटर दिखेगा, क्योंकि यही चीज़ इन्वर्ट हो जाएगी ना, इन्वर्ट हो जाएगी। और यही जब 3 प्लस पे जाओगे तो 3 के जस्ट आगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा 0। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसमें एक ही रस्सी है, कोई बाउंड्री नहीं है, एक रस्सी बड़ी सी है, एक पल्स इधर से आ रहा है, एक पल्स इधर से आ रहा है। ये पल्स रेक्टेंगुलर है और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, डिजिटल पल्स है मान लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इस पल्स का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कितना आ रहा है,
10 इंटू 1.2 तो 12 सेंटीमीटर आएगा, और इसका 10 इंटू 1.2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट इसका भी आया, 12 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट इसका भी आया। तो चलो, जबकि ये है कितना 20, तो 12 और 12 तो 12 और इसका 12 24 हो गया ना। तो इस पल्स का भी डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है, इस पल्स का भी डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है, और दोनों की स्पीड सेम है। तो जो बीच होगा ना इन दोनों का बीच एग्जैक्टली उस बीच के अबाउट सिमेट्रिकल चलेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, तो क्या करेगा 12 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर जाने के बाद 2 सेंटीमीटर और आगे जाएगा। मतलब ये जो पल्स होगा ना कुछ इस तरीके से होगा, इसी में ऐसे होगा, ऐसा होगा। तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर का, और अच्छा 2 सेंटीमीटर का है ही है, तो 2 सेंटीमीटर का है ही है, तो आगे निकल गया पूरा पल्स ना। तो इसको 2 सेंटीमीटर आप आगे दिखाई दीजिए इस तरीके से, आप ये 2 सेंटीमीटर ऐसे दिखा दीजिए। तो ये है 2 सेंटीमीटर का पल्स आपने दिखा दिया। अच्छा, और ये दूरी क्या होगी 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि वेव जाएगी और टकरा के इन्वर्ट होकर लौटेगी, वो फिक्स एंड था तब ना। ये तो ऐसी ही 2 वेव हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और दोनों दूसरे से मिल रही हैं। जब मिलेगी तो इस रस्सी के पार्टिकल पे सुपर इम्पोज प्रिंसिपल लगेगा और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब ये जो पल्स है 8 ये 2 ये 10 हो गया, अब 12 बनाना है। इसका मतलब जो आगे वाला एंड है, ये जो एंड है वो कितना दूर आगे निकलेगा, इससे 2 सेंटीमीटर और आगे निकलेगा। और ये दूरी कितनी होगी, आइसोसेल्स है तो 4 सेंटीमीटर हुआ। अगर 4 हुआ और ये 2 आगे निकलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंड होगा ये 4 सेंटीमीटर है ना, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर पीछे होगा, 2 सेंटीमीटर पीछे होगा ना ये वाला एंड। तो 2 सेंटीमीटर पीछे का मतलब ये हो गया कि ये टॉप एंड इस वाले के सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझो ना यार, ये कितना है बताओगे तुम, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर से निकालना है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, उसमें आगे वाला एंड कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर आगे निकल जाएगा, तो बच गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर और पीछे रहेगा ना। इसका मतलब ये जो पल्स है वो टॉप एंड जो है ना, टॉप एंड यहाँ पे ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर देखो ना, इसमें 2 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर तुम बना लिए हो। तो स्केल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो इसको 2 सेंटीमीटर होगा, थोड़ा सा नीचे की हाइट होगी, समझा करो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और ये जितना इधर उतना ही ऊपर तक के लेंथ पर आएगा। 4 सेंटीमीटर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। और ये 2 सेंटीमीटर आगे, तो कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से। तो ये जो शेप है वो ये वाला है आगे जाने वाला, और ये शेप इस तरीके से होगा, कुछ ऐसे होगा 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे ये दूरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर की होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और इस एंड के आगे 2 सेंटीमीटर तक वो पल्स आगे की ओर निकल गया होगा। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास पल्सेज हैं, इसमें बेसिकली 2 पल्स हैं, एक ये वाला पल्स जो कि आगे जा रहा है और एक ये वाला पल्स जो कि इधर आ रहा है। कुछ समझ रहे हो? ध्यान सुनना, शुरू में ही कहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए, इसके बीच में 2 वेव है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, बट इसके इधर तो यही वेव है बस, तो एक ही है, तो फिर शेप ऐसा ही रहेगा, और इसके इधर का भी शेप यही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये शेप और ये शेप अनचेंज रहेंगे। अब इसमें हमें सुपर पोजिशन पे लगाना है, तो इस एंड का डिस्प्लेसमेंट इस वेव की वजह से इतना बड़ा है और इसके वजह से इतना बड़ा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा और ऊपर चला जाएगा। और कितना ऊपर जाएगा देखिए, ये 4 सेंटीमीटर था ना ओरिजिनल फिगर में, 4 सेंटीमीटर था, और ये है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पे डॉट दिखा देंगे, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे इस पॉइंट्स की। अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो वेव है, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, देखिए 2 सेंटीमीटर बराबर है, और ये जो है ये कितना निकालना पड़ेगा। तो ये आइसोसेल्स एंगल था ना, तो एंगल था 45 डिग्री। कैसे 45 था, देखिए ये ऐसे था, ये मैंने क्या बनाया था 4 बनाया था, और ये भी अगर 4 बनाएंगे तो एंगल क्या आएगा 45, क्योंकि ये भी 4 था 45।
तो अगर ये 45 डिग्री है और ये दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आएगी 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब पता है क्या हो गया, थोड़ा सा डायग्राम में सही समझो तो प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है। अभी कैलकुलेशन किया तो ये 2 सेंटीमीटर था और ये 45 तो ये भी 2 सेंटीमीटर आया, मतलब ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होना चाहिए। तो ये डायग्राम में क्या पता है कैसा होना चाहिए था, ये तुम सही से देखो तो ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए था। और 4 सेंटीमीटर का डायग्राम थोड़ा सा तुम ऐसे बना लो, इस तरीके से बना लो ऐसे, और 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे दिखा दिया है इसका। अब इस तरीके से होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर इस पल्स में भी और इसमें भी 2 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया कि ये दूरी कितनी थी 4 था, तो ये वाला एंड इसके सामने ऐसे आ जाएगा, इसके सामने ऐसे आ जाएगा, तो ये तो ऐसे रहेगा और यहाँ के बाद शेप आपको यहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब हमें बात करनी है किसकी, इस वाले की। इस वाले का डॉट तो आपने किस पे बना दिया 6 पे बना दिया। अब एक पॉइंट किसको बना दिया, एक पॉइंट इसको बना दिया। अब थोड़ा बीच का पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई पूछे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखिए, इस पॉइंट का, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका ये वाला वेव इतना दूरी दे रहा है और ये वाला वेव इतना दूरी दे रहा है ना, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा कितना होगा। तो एक काम करते हैं ना, अपने मन से एग्जाम्पल निकाल लेके देख ही लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में कुछ और नहीं करना, पता है क्या करना है, ये जो शेप है ना इसको कितना सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करना है। तो जब इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करोगे तो तभी तो ये 4 बनेगा और ये 6 बनेगा, मतलब ये इस तरीके से शेप बनाएगा, बेसिकली इस तरीके से होगा, ऐसा होगा। कुछ समझ रहा क्या कह रहा हूँ, देखो क्या कह रहा हूँ भाई, ये जो पल्स है उसी को कितना ऊपर शिफ्ट करना है, जितना ये दूरी है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर और ऊपर शिफ्ट कर दोगे, तो ये 4 था तो 2 करोगे शिफ्ट तो 6 हो जाएगा, और ये 2 था तो 2 करोगे तो 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को पैरेलली शिफ्ट करना है। अब थोड़ा सा ऊपर दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल होंगी। तो इस रस्सी का जो शेप आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा, दिस वन द शेप इस तरीके से होगा, ऐसा होगा। तो ये पल्स और ट्रेंगुलर पल्स जब आती तो फाइनल शेप आपको इस तरीके से दिखता। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। इस समय हम लोग जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था उसी का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। करेक्ट ट्रेंगुलर पल्स है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ये हाइट 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और दिस इज द आइसोसेल्स ट्रेंगल। करेक्ट, ये एंड से इस एंड की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t बराबर 2.2 सेकेंड, 2.2 सेकेंड पे स्ट्रिंग का शेप बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 2.2, नाउ वैल्यू इज 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 20 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगा और आगे कितना सेंटीमीटर और जाएगा, 2 सेंटीमीटर और जाएगा। और चूंकि ये बाउंड्री फिक्स है तो शेप को क्या करना है, इन्वर्ट भी करना पड़ेगा, मतलब मिरर इमेज फिर मिरर इमेज। कुछ समझ रहे हो, चलो बनाते हैं। 2 सेंटीमीटर आगे से आना ना, तो ये कितना 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और पीछे रहेगा। मतलब मैं कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाएंगे, 2 सेंटीमीटर पीछे दिखाऊंगा, ऐसे दिखा दिया। और ये जो होगा इसको अगर ऐसे बढ़ा दीजिए तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये होगा 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना, गुड। अब क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बनाएंगे, और एंगल 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री 45 है, तो ये 2 सेंटीमीटर है तो भी होगा 2 सेंटीमीटर, तो ये 45, तो इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट यहाँ पे, और फिर इधर मिरर इमेज। तो ये कितना था 4 सेंटीमीटर था ना, 4 सेंटीमीटर भाई 8 है ना, तो 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो ये तो 4 है, ये तो 4 है, और ये 2 है, और ये भी 2 है, तो इन्वर्ट करेंगे शेप को, तो शेप इन्वर्ट करेंगे तो ये वाला डॉट यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये तो यहीं पर रहेगा, बन गया ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, अब हटा देंगे। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इसके बीच में बस यही पल्स है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इस पल्स की विषय में बात करें बेटी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। तो ये जितना ऊपर प्लस उठा रहा है ये उतना नीचे माइनस दे रहा है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पल्स यहाँ पे 0 पे है, देखिए नीचे 0 है ना, और ऊपर इतना, तो ये तो डॉट यहीं पर आएगा। अब थोड़ी सी बात करनी है कि ये वाला शेप क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया, बेसिकली जितना ये लेंथ है ना, जितना ये लेंथ है नीचे को, उतना ही शिफ्टिंग इसको नीचे करनी पड़ेगी। तो शिफ्टिंग नीचे करने के लिए अब
अब देखना पड़ेगा शेप कैसा बनेगा, सही है, क्योंकि इसको और इसको मिलाने के बाद तो ये 0 दे रहा है, और यहाँ का जो ये वाला 0 पे है और ये वाला ऊपर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 0 पे आएगा। बात करनी इन वाले पे क्या असर पड़ने वाला है। तो इसके लिए मुझे ये बताइए, अगर ऐसा ही ट्रायंगल अगर मैं ऊपर दिखाऊं, ये 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर, एंगल 45, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर आ रहा है क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, और एंगल तो 45 ही बनेगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल सेम है, इसका मतलब जितना बड़ा लेंथ, इनवर्ट पे लेंथ सेम आएगा ना, एकदम बीच में जाएंगे, बीच में जितना बड़ा लेंथ ये होगा, ये भी एग्जैक्टली उतना ही लेंथ होगा। इसका मतलब कि एक डॉट आपको यहाँ मिलेगा और एक डॉट ए, एक डॉट ए, इनको आपस में क्या करिए, मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा शेप। और वैसे मैं बता रहा हूँ ना, और स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए हर हाल में। पता है क्यों भाई, ये भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। जब स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन में जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, कंफर्म। तो जब मैंने इसका डॉट को यहाँ बना दिया और इस दोनों को मिला के यहाँ बना दिया, और ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो रिजल्टेंट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ये अब हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, तो दिस इज द शेप। स्ट्रिंग का शेप ही होगा, और ये दूरी क्या होगी 2 सेंटीमीटर, ये दूरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, और कोई पूछे ये वाला एंगल बताइए, ये थीटा, तो आप tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 4 एंड दिस लेंथ इज 2, देन थीटा इज tan इनवर्स 2। कुछ समझ में आया? फिक्स बाउंड्री से रिफ्लेक्शन को मैंने इस तरीके से आपको बताया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे और फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही।